साथियों नमस्कार। अपनी कलम अपनी आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत आभार। एक नई श्रृंखला 30 का तीर जाएगा रीट के अभेद्य किले में, जो साइकोलॉजी रूपी अभेद्य किला माना जाता है रीट का, उसमें छेद करेगा सीधा। दोस्तों, आज जो पहली सीरीज 30 का तीर की, और ये 30 का तीर सीधा रीट रूपी लक्ष्य पर लगना चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये सहकारिता का भाव, हम सबके लिए सब एक के लिए, एक सबके लिए सब एक के लिए, ऐसा भाव आप पनपेगा, तब जाकर के ये 30 का तीर संपन्न होगा अच्छी तरीके से। दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा इस चैनल पर, और इस वीडियोज़ के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा इस 30 के तीर नामक नए आयाम को, अपनी कलम अपनी आवाज़ के। तो दोस्तों, मैं वीडियो के पहला प्रश्न लेकर के, इस सीरीज का पहला प्रश्न लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? तो मनोविज्ञान शब्द दोनों शब्दों से बना है, लोगस और साइको, साइकी, साइकी और लोगस। तो सी, तो ऑप्शन पहले का उत्तर हो गया सी। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न, बुद्धि योग्यता है। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बुद्धि योग्यता है। तो बुद्धि देखना सीखने की योग्यता भी मानी जाती है, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की योग्यता भी है, और विचारों का चिंतन करने की योग्यता है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, किस तरीके से आपको लग रहा है प्रश्न? अच्छे प्रश्न आएंगे, और इसमें से कुछ मैं बता दूं कि मनोविज्ञान के आधारभूत या प्रारंभिक या उसकी उत्पत्ति के प्रश्न भी है, लेकिन वो रीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो गया डी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहिर्मुखी है। दोस्तों, युंग ने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। दोस्तों, शिक्षक को कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। और यदि आप बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। और यदि आपके कमेंट, आपके रेस्पॉन्स नहीं आते हैं, तो इस सीरीज को 6 या 7 एपिसोड के बाद में इसको निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप हो तो हम हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आपका रेस्पॉन्स ही हमारे लिए क्या है? प्राथमिक है। तो दोस्तों, आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। आप थम्स अप करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। तो चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की आपने अनेक प्रकार की विशेषताएं पढ़ी होगी, तो देखना कौन कौन सी विशेषताएं दे रखी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। तो चलो देखते हैं। चलो, तो देखना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? सामाजिक और मित्रवत होता है, और चिंता मुक्त होता है, टेंशन फ्री लाइफ जीता है। तो आप भी टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आप शिक्षक को आप बनने वाले हो, और आप एक्सट्रोवर्ट के धनी हो। परीक्षा कभी भी हो, इससे टेंशन फ्री रहिएगा। लेकिन आपकी तैयारी प्रगाढ़ रखो, अपनी तैयारी 30 के तीर के संग बहुत अच्छी प्रगाढ़ होगी। तो दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए व बी दोनों हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया सी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द किससे लिया गया? दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं ये जितने भी 30 के तीर सीरीज के जितने भी प्रश्न पत्र आएंगे वो बाईलैंग्वेज आएंगे। चाहे मेरे को प्रश्न खुद की टाइप करके बनाने पड़े, लेकिन बाईलैंग्वेज बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी का वर्जन किसी पेपर में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हिंदी है। तो दोस्तों, आपको अंग्रेजी वर्जन किसी प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतरण आपको पढ़ना है, तब जाकर के उत्तर देना। दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द लिया गया है। दोस्तों, सबको पता है पर्सोना, मखोटा, नकाब, या इसके अर्थ होते हैं। पर्सोना शब्द है जिसके अर्थ नकाब, मखोटा होते हैं। लेकिन एक शब्द आपको ये अंग्रेजी से पकड़ आ रहा है, पर्सोना, और पर्सोना का जो हिंदी में दिया है वो शख्सियत। तो दोस्तों, शख्सियत ऐसी होनी चाहिए। शख्सियत कैसी होनी चाहिए? आप व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द किससे लिया गया? देखना कितना अच्छा हिंदी रूपांतरण किया गया है, शख्सियत से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्नावली का सर्जन किसने किया था? तो दोस्तों, सबको पता है कि प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई थी। प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रश्नावली किसके द्वारा सर्जित की गई थी? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके आ सकता है भाषा के अंदर, या किसी समाज एसएसटी में, या
इसके अंदर आपके साइंस मैथ्स स्पेसिफिक एरिया में या लेवल फर्स्ट में गणित और पर्यावरण की शिक्षण विधियों में प्रश्नावली का सर्जन किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। दोस्तों हालांकि ये प्रश्नावली विधि है वो साइकोलॉजी सिलेबस में नहीं है। अब दोस्तों बहुत अच्छा बड़ा विकार है, कौन सा विकार डिसऑर्डर व्यक्तित्व का विकार है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पठन दोष है वो किस प्रकार का विकार है? अधिगम विकार है। सामान्य चिंता विकार किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। और जो सिजोफ्रेनिया है दोस्तों बहुत अच्छा विकार है सिजोफ्रेनिया। देखना अंग्रेजी वर्जन पढ़ रहा हूँ, खंडित मानसिकता जिसके लिए हिंदी में काम के लिए लिया गया है। तो ये एक खंडित मानसिकता है, वो किस प्रकार की विकार है? ये एक व्यक्तित्व का विकार है। सिजोफ्रेनिया मानसिक विकार है जो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो खंडित मानसिकता क्या है? सिजोफ्रेनिया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सिजोफ्रेनिया। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉन बी वाटसन आ रहा है, कोई बात नहीं, के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मन चेतना मनस को खोकर किसको बना लिया गया है? व्यवहार को। तो दोस्तों डी उत्तर होगा 7वें का 8वां प्रश्न। ये भी आपके रीट में उपयोगी नहीं है क्योंकि आपके लिए मनोविज्ञान का आधारभूत ज्ञान आपके रीट के सिलेबस में नहीं है। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, एक आदर्श शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षण विधि पर ध्यान होना चाहिए, जो विषय पढ़ाया जाए उस पर कमांड होनी चाहिए और छात्र और उसके व्यवहार को जानना चाहिए शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से। तो दोस्तों ये तीनों ही उत्तर हो गए, चारों उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा? डी उत्तर होगा। 9वां प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? दोस्तों शिक्षा की परिभाषा कभी भी नहीं पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूछ भी लिया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा की 8-10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ करके जाइएगा। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। अंतर्निहित यानी अंतर्भूत जो ऊर्जा है उसको जागृत करना ही क्या है? शिक्षा है। विवेकानंद जी ने कहा था। दोस्तों अत्यधिक संरक्षण प्राप्त बालक प्रदर्शित करेगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है आपके बीच में, अब जाकर के इसका अच्छा प्रश्न आया है। दोस्तों ओवर प्रोटेक्शन, मैंने कहा ना किसी भी बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन देना वो उसके अंदर क्या करेगा? अग्रेसिवनेस करेगा, अग्रेसिवनेस पैदा करेगा यानी आक्रामक हो जाएगा। यदि आप बच्चे का अधिक ध्यान रखोगे, उसके ओर अधिक ध्यान देते रहोगे और उसको बार बार उसको डांटते पीटते रहोगे तो उससे क्या होगा? ओवर प्रोटेक्शन होगा। दोस्तों तभी तो कहते हैं कि बच्चों का क्या रखना चाहिए? बच्चों से स्नेह भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए और बच्चों से क्या नहीं रखनी चाहिए? बच्चों में हीन भावना पैदा होने की भावना भी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों दंड भी अधिक नहीं देना चाहिए और स्नेह भी अधिक नहीं देना चाहिए। अत्यधिक संरक्षण क्या होता है? बहुत घातक होता है। तो अग्रेसिवनेस इसका उत्तर होगा यानी आक्रामकता इसका उत्तर होगा। दोस्तों 11वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 11वां प्रश्न है अधिगम की 8 शर्तों को किसने बताया? यानी अधिगम सोपानी या अधिगम आकारी की किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? रॉबर्ट एम गेने के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 12वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। शारीरिक अंगों में गुणात्मक परिवर्तन जो अधिगम के द्वारा नहीं होते हैं, स्वाभाविक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? परिपक्वता कहलाते हैं। दोस्तों परिपक्वता कहलाते हैं। और दोस्तों शारीरिक अंगों में की जगह यदि आपके आता किस व्यक्ति में होने वाले शारीरिक के अतिरिक्त जो अधिगम के द्वारा नहीं होते हैं, तब इसका आपका उत्तर होता परवर्ती। तो दोस्तों इसका उत्तर बी है। यदि शारीरिक अंगों के अतिरिक्त यदि कोई अधिगम के द्वारा परिवर्तन घटित नहीं होते हैं गुणात्मक, तो उसको बोलते हैं सहजवर्ती या इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस या इसको मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या माना गया? बी और सी दोनों माना गया। दोस्तों 12वें का उत्तर क्या माना गया? हिमाचल बोर्ड के द्वारा बी और सी दोनों माना गया है। तो दोस्तों चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम की एक प्रणाली जिसको अभिकर्मित अधिगम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभिकर्मित या क्रमागत अधिगम लर्निंग बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये बहुत अभिकर्मित अधिगम, दोस्तों इसमें क्या करते हैं? एक फ्रेम में पुनर्बलन दिया जाता है, फिर बच्चा अगले फ्रेम में बढ़ता है, फिर उसमें पुनर्बलन दिया जाता है, फिर अगले फ्रेम में उसको दिया जाता है। इस तरीके से अभिक्रमित अनुदेशन चलता है। दोस्तों इसको किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो सब आप चिर परिचित हो इस प्रश्न से। कौन सा उत्तर होगा? बी प्रश्न का इस सही उत्तर होगा 13वें का। दोस्तों 14वां प्रश्न,
अर्थपूर्ण अधिगम की पहचान है। विशिष्ट परिस्थिति में सीखे गए अधिगम के प्रयोग की क्षमता ही क्या है। यदि आपने एक स्थिति में ज्ञान सीख लिया और आप इसको क्या कर रहे हो, स्थिर कर दिया, तो वो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। उसको लगातार क्या करते रहो, प्रयोग करते रहना है। इसका दूसरी परिस्थितियों में कैसे प्रयोग करते हैं हम, उस हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं से निपटने में हम किससे प्रयोग करते हैं, यही तो क्या होते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो दोस्तों इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। रोसो इंक प्लॉट परीक्षण का प्रयोग आंकलन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों रोसो इंक शाही धब्बा परीक्षण आपने पढ़ा होगा, प्रक्षेपणीय विधि है, बहुत अच्छी विधि है, जिसके अंदर हम हमारी भावनाओं और अपनी रुचियों को क्या करते हैं, दूसरों अचेतन मन में छिपी हुई रुचि भावनाओं और रुचियों को दूसरों पर क्या करते हैं, प्रकट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका कौन सा होगा, व्यक्तित्व गुणों का आंकलन करते हैं। इसमें व्यक्तित्व गुणों का आंकलन करता है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व परक गुणों का आंकलन करता है, यानी ट्रेट यानी शील गुणों का आंकलन कौन सा करता है, व्यक्ति के शील गुणों का आंकलन करता है। शील गुण क्या होते हैं, शील गुण दोस्तों ऐसे गुण जो क्या करते हैं, व्यवहार में अक्सर क्या करता है, व्यक्ति दिखाता है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व परक, या इसको शील गुण या इसको ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15वां का सी हो जाएगा। इसको व्यक्तित्व गुण को क्या बोलते हैं, शील गुण। तो किस प्रकार के गुण नापता है रोसो इंक ब्लॉट टेस्ट या रोसो का शाही धब्बा परीक्षण, तो दोस्तों शील गुण। दोस्तों व्यक्तित्व का अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि ये रोसो ब्लॉट टेस्ट क्या है, बहुत ही अच्छा परीक्षण है, जो प्रक्षेपणीय या प्रोजेक्टिव मेथड है, प्रोजेक्शन मेथड है, जिसको प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम ऐसी तकनीक या ऐसी टेक्निक है जिसमें से हम अपनी रुचि और भावनाओं को दूसरे पर आरोपित करते हुए देखते हैं या दूसरे पर झांक करके देखते हैं। तो दोस्तों प्रक्षेपणीय परीक्षण होते हैं वो व्यक्तित्व मापन के उच्च मूल्यांकन करने, यदि व्यक्तित्व का अच्छा मूल्यांकन करना है तो आपको प्रक्षेपणीय विधियां काम में लेनी होगी, न कि मनोविश्लेषणात्मक और न ही व्यक्तिनिष्ठ। तो दोस्तों कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलो हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों विलियम वुंड को कहा जाता है। अच्छी तरीके से पता है, ये रीट के लेवल का प्रश्न नहीं। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी विधि है, तो यह है अंतर्दर्शन विधि, जिसको इंट्रोस्पेक्शन विधि भी बोलते हैं। अंतर्दर्शन यानी अंदर ही अंदर झांक करके खुद को देखना क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन कहलाता है। सबसे पुरानी विधि है मनोविज्ञान के अध्ययन की। दोस्तों ये सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के लेवल का प्रश्न है। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ये सबको पता है, 1895 में। दोस्तों बालक किस अवस्था में हंसता जाता है और मुस्कुराता कम है, अतः संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। दोस्तों अच्छी तरीके से प्रश्न, इंग्लिश वर्जन नहीं दिख रहे होंगे आपको, अब दिख रहे होंगे। बालक किस अवस्था में हंसता जाता है और मुस्कुराता कम है और अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सुझाई गई है। दोस्तों इसमें रोस कहते हैं कि ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जबकि एक अन्य मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज कहते हैं कि ये बचपन अवस्था में भी क्या जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है, हिमाचल बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों डिलीट कर दिया गया इस प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरीक्षण की क्रिया किस प्रकार के अधिगम से उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों अवलोकन की क्रिया की उत्पत्ति का जो आधार माना जाता है वो स्किनर का आर टाइप सिद्धांत माना जाता है, संक्रिय अनुबंधन माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन बोलते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। संक्रिय अनुबंधन ही क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और इससे हम निरीक्षण या अवलोकन की क्रिया से किस प्रकार अधिगम की उत्पत्ति होती है ये बताने में सक्षम है यह सिद्धांत। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एस.आर. कोहलर ने क्या विकसित किया, तो दोस्तों कोहलर ने क्या विकसित किया आपको पता है, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, दोस्तों कोहलर ने अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी दिया था, बी है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये एस.आर. थ्योरी किसने दिया है, क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत किसने दिया है, और अनुबंधित सिद्धांत किसने दिया, कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। MMPI दोस्तों बहुत ही अच्छी विधि है, MMPI व्यक्तित्व मापन की विधि है। तो दोस्तों ये 23वां प्रश्न भी बहुत आसान है। दोस्तों 24वां प्रश्न, ऐसे प्रश्न वास्तव में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने में बहुत ही जड़ी बूटी साबित हो सकते हैं, एक तीर की भांति साबित हो सकते हैं। 30 में से एक तीर कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है।
एक बालक को समस्यात्मक बालक तब कहा जाता है दोस्तों, समस्यात्मक प्रॉब्लम्ड बालक, यहाँ पर बात किसकी आ रही है, प्रॉब्लम्ड बालक की आ रही है, जब वह योग्य हो और दूसरे बालक की समस्या का समाधान कर सके। तो भाई दूसरे की बालकों की समस्या समाधान कर पा रहा है, इसका मतलब वो समस्या समाधान बालक नहीं है, समस्या युक्त बालक नहीं है या प्रॉब्लम बालक नहीं है। ऐसा व्यवहार करता है जिसे शिक्षक को लगे कि वे समस्यात्मक बालक है। तो दोस्तों ऐसा व्यवहार भी किसी भी कारण से भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए मानसिक परेशानी के कारण भी ऐसा कर सकता है, जिसके कारण से हम नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम बालक है। वे क्लासरूम में अच्छी समस्याओं को प्रस्तुत करता हो यदि इसके पास में समस्या होती। दोस्तों इसका उत्तर बी है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि वह शिक्षक किसी उपयोगी उपक्रम का प्रयोग करने के लिए बताता है जब वह किसी समस्या का समाधान कर रहा हो। जब शिक्षक अपने काम में लगा रहता है तब वो उसके बीच के अंदर क्या करता है, टिक्का टिप्पणी करता है, दूसरी समस्या लेकर के आ जाता है। तो ऐसा बालक क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक कहलाता है, या इसको प्रॉब्लम बालक कहते हैं। दोस्तों विशेष बालक आपके सिलेबस में विशिष्ट अधिगमकर्ता के नाम से एक सिलेबस में टॉपिक लगा हुआ है, अच्छा पर्सन यहाँ से बन सकता है। प्रतिरक्षक प्रक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म, या जिसको हम बोलते हैं मनोसंरचनात्मक या मानसिक मनोसामाजिक संरचनाएं बोलते हैं जिसको हम। दोस्तों में का प्रयोग निम्न में से किसको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। देखना एक तो बहुत बड़ी बात है कि जितना भी मनो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अचेतन मन में चलता है, किस में चलता है, अनकॉन्शियस में चलता है। तो दोस्तों अनकॉन्शियस में चलता है, लेकिन अनकॉन्शियस में हम हमारे ईगो, परम ईगो को क्या करते हैं, सुपर ईगो जिसको हम परम ईगो कहते हैं, उसको हम इस मैकेनिज्म के द्वारा, इस रक्षात्मक युक्तियों के माध्यम से क्या करते हैं संरक्षित कर पाते हैं, जिससे हमारा परम अहम क्या हो, खंडित नहीं हो। तो दोस्तों अनजाने में क्या करता है, ये सुपर ईगो को क्या करता है, अनजाने में सुपर ईगो को क्या करता है, संरक्षित करता है। दोस्तों अनजाने में सुपर ईगो को, देखना अनकॉन्शियस लिखा है, अनजाने यानी अचेतन अवस्था में सुपर ईगो को क्या करती है, ये रक्षात्मक युक्तियाँ क्या करती है, ये संरक्षित करती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न दंड है। दोस्तों दंड है, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन कदापि नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आप में है। दंड और पुनर्बलन क्या है, बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। एक क्या करता है, किसी क्रिया के व्यवहार को संभावना को बढ़ाता है, तो दूसरा क्या करता है, घटाता है, दूसरा क्या करता है, घटाता है। दोस्तों आरपीएससी ने भी क्या माना था, इसको नकारात्मक पुनर्बलन माना था, लेकिन दोस्तों ये नकारात्मक, फिर ये ऑप्शन क्या गया, कोर्ट में गया। मैं कहता हूँ कि दंड भी दो प्रकार का होता है, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड, और पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन। तो ये पुनर्बलन कदापि नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, समूह गत्यात्मकता के अनुसंधान करते समय निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समाज मिति विधि ऐसी है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, समूह गत्यात्मकता, या जब ग्रुप में लर्निंग कर रहे होते हैं तब इसको सीखने का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं सोशियोमेट्री। क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्री। यानी आपका उत्तर हो गया बी, आपका उत्तर हो गया बी, बी आपका उत्तर हो गया बी। दोस्तों अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, विद्यार्थियों के समूह पर एक कक्षा का अध्यापक थीमेटिक एप्रिसिएशन, विषयगत सराहना। दोस्तों हिंदी देखना कितनी अच्छी दे रखी है, इसमें हमें पता लग रहा है टेट है, लेकिन देखना विषयगत सराहना परीक्षण। दोस्तों यदि ये आपको आ जाए नाम, तो विषयगत सराहना परीक्षण का प्रयोग किसके मूल्यांकन में किया जाता है। तो दोस्तों टेट का प्रयोग हम किस में करते हैं, टेट का प्रयोग हम किस में करते हैं, व्यक्तित्व के मापन में करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विभिन्नता का हमेशा कारण होता है। मैंने कहा कि जितनी भी प्रकार की विभिन्नताएं विकास है उसको प्रभावित करता है पर्यावरण और वंशानुक्रम। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया डी। दोस्तों एक डॉक्टर का पुत्र एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनता है, ये किसका उदाहरण है। दोस्तों वंशानुक्रम दो प्रकार का होता है, जैविक वंशानुक्रम और सामाजिक वंशानुक्रम। इस चीज को नोट करके रखना, कितने प्रकार का होता है वंशानुक्रम। इस प्रश्न पर हम डिटेल से पढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है इसलिए। जीवन अनुक्रम दो प्रकार का होता है, जैविक होता है बायोलॉजिकल, और दूसरा होता है सोशल। यदि इसके शारीरिक अंग या शारीरिक बनावट माता पिता के जैसी होती तब तो हम कहते हैं कि ये क्या है, जैविक वंशानुक्रम है।
लेकिन दोस्तों यदि इसके कामकाज, इसकी संस्कृति, इसकी आबो हवा, इसके काम करने के तरीके, इसकी जो है समाज के अंदर रेपुटेशन, यदि इसके दादा परदादा पिता जैसी है, मतलब एक विशेषज्ञ डॉक्टर का पिता क्या बनता है, डॉक्टर का पुत्र क्या बन रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टर ही बन रहा है। तो दोस्तों इसकी आबो हवा है वो कैसी है, माता पिता या दादा दादा जैसी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सामाजिक वंशानुक्रम, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, आप थम्स अप करके इसे बताइएगा कि वीडियो अच्छा है, और आप ऐसे ही 30 के 30 सीरीज में लेकर के आते रहिएगा। दोस्तों ऐसा भी आपको कहना है, आप यदि इस सीरीज से पसंद है तो यस करके लिखिएगा, और यदि पसंद नहीं है तो नो कीजिएगा। आपका वोट ही क्या करेगा, इस सीरीज को आगे चलाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। दोस्तों रेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के, 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग, ठीक है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर मेल आईडी लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप फ्री क्लासेज फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।